हाँ, तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर वन। ठीक है, तो अब ये जो प्रैक्टिस पेपर की थोड़ी सी सीरीज टाइप की बना रहा हूँ मैं कि हम 5 से 6 प्रैक्टिस पेपर कर लेंगे एंड सेम से पहले। अब इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए, दूसरी चीज आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते रहे। तो इसमें जैसे हम मल्टीपल कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं, जैसे हम पहले 10 MCQs करेंगे, फिर उन 10 MCQs के बाद हम 2 क्वेश्चन करेंगे जो 10-10 मार्क्स के होंगे। एंड क्वेश्चन आर नॉट गोइंग टू बी इजी। तो पहले मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहूंगा कि देखो, मैं बहुत इजी नहीं बना रहा हूँ प्रैक्टिस पेपर, क्योंकि अगर इजी पेपर आएगा तब तो तुम कर ही लोगे ना, राइट। वो पेपर, प्रैक्टिस पेपर का काम क्या होता है कि तुम्हें टफेस्ट के लिए तैयार करना, राइट। तो हम उसी तरह से क्वेश्चंस करने वाले हैं और एंड सेम इजी नहीं होने वाला, ठीक है। आप लोगों ने अपने CA3 दिया है, उसमें आपका रिटर्न हुआ होगा। तो बहुत से लोगों का इजी सेट आया होगा, लेकिन बहुत से लोगों का इजी नहीं भी आया होगा, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लेक्स आए थे। लेकिन जब यही चीज आपको एंड सेम में करनी पड़ेगी, तो उस टाइम पे एंड सेम का प्रेशर भी अलग होगा। फिर आपका 40 मार्क्स का वाइवा अलग होता है, ठीक है। आपको वाइवा के लिए भी प्रिपेयर करना है। और आप प्रोग्रामिंग भी आपकी साइड बाय साइड चलनी चाहिए। तो एक तो ये प्रैक्टिस पेपर हो गया, साथ साथ अगर किसी भी प्रैक्टिस पेपर में कोई भी कंसेप्ट यूज हुआ है जो आप थोड़ा डिटेल में चाहते हो, जैसे इसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इस वाले प्रैक्टिस पेपर में रिकर्जन का। तो अगर कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आप चाहते हो कि थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाए, कि उसमें बेसिक से क्वेश्चंस कराए जाएं, फिर बेसिक प्रैक्टिस पे थोड़ा एक लेवल, थोड़ा और एक लेवल, तो उसे सिर्फ एक बार कमेंट में डाल देना, तो उस पे थोड़ी एक डिटेल वीडियो आ जाएगी, ठीक है। और अब एंड सेम है, और देखो बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं तुम्हारे, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ऑल्दो दे आर आल्सो आर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, बट जो आपके प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें आप अपनी सीजीपी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वही आपका जो बिल्कुल ही करियर है, उस पे आपकी जो मेन सीजीपी जिसकी लगती है वो प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स की लगती है। तो आप प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स में A+ यानी कि 9 CGP या 10 CGP से नीचे लाने की कोशिश ना करें। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि 6-7 आ जाएगी, ठीक है अगले सेम से कर लेंगे। तो जो प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स है उनमें तो आप अपना बेस्ट दें, क्योंकि एट द एंड जो चीज मैटर करेगी वो प्रोग्रामिंग ही होगी। तो ये प्रैक्टिस पेपर वन है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हम 10 MCQ करेंगे, फिर 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और यही पैटर्न आपका एंड सेम में रहने वाला है। वाइवा वाला पार्ट तो कर नहीं सकते ऑब्वियसली। तो इसमें आ रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग, इंपोर्ट रैंडम। रैंडम एक मॉड्यूल होता है, ठीक है। रैंडम डॉट सीड (10), प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट 1 to 5, रैंडम डॉट रैंड इंट 1 to 5। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि रिजल्ट क्या होगा, कि इसमें हमने 2 बार हमने रैंड इंट का यूज करा है, ठीक है। तो वो दोनों सेम इंटीजर्स देंगे हर एग्जीक्यूशन के बाद, या अलग अलग एग्जीक्यूशन, मतलब अलग अलग इंटीजर्स देंगे हर एग्जीक्यूशन में, या फिर एरर आ जाएगा सीड फंक्शन की वजह से, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा। ये 4 ऑप्शन है। तो डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो वैसे भी सेंस नहीं बनता, ठीक है। एरर ड्यू टू सीड, सीड एक फंक्शन होता है जो कि रैंडम मॉड्यूल में आता है, तो वो भी एरर शो नहीं करने वाला। अब आ जाते हैं आपके मेन 2 ऑप्शन, जो ए है और बी है। तो उसके लिए मैं आपको पहले समझा दूं, जो सीड फंक्शन होता है उसका काम ये होता है कि रैंडम को फिक्स कर देना, कि वो रैंडम वैल्यू उठाएगा। जब रैंड इंट हम यूज करते हैं तो इंटीजर वैल्यूज उठाते हैं। अगर खाली रैंडम डॉट रैंडम कर लेते हैं तो 0 से 1 के बीच में एक रैंडम वैल्यू लेता है वो। लेकिन जब हम रैंड इंट का यूज कर लेते हैं, तो उस केस में वो रैंडम इंटीजर वैल्यू उठाता है। अब जब उसने रैंडम इंटीजर वैल्यू, जो पहली वैल्यू उठाएगा वही वो हर बार उठाएगा। तो मान लो तुम्हें अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, और तुम्हें हर स्टूडेंट के लिए सेम वैल्यू चाहिए, लेकिन वो भी एक रैंडम नंबर होना चाहिए, तो तुम उस केस में सीड का यूज करोगे और साथ रैंडम डॉट रैंड इंट का यूज कर लोगे, ठीक है। तो इसमें आएगा पहला ऑप्शन, प्रोड्यूसेस सेम टू इंटीजर्स आफ्टर एवरी एग्जीक्यूशन, ठीक है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द एक्सप्रेशन। अब इसमें होता है प्रायोरिटी वाइज, कि जब आपका प्लस भी आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी आ रहा है, ठीक है, आपका एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है, आपका फ्लोट इंटीग्रल भी आ रहा है, तो उसमें प्रायोरिटी आपकी किस चीज को पहले मिलती है पाइथन में। अभी आपका बॉड मास तो है नहीं, तो इसमें प्रायोरिटी वाइज का एक ऑर्डर होता है। वैसे ये सैंपल पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी एक बार खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोबारा। तो इसमें ये आ गया आपका कि पहले जो सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे रहता है वो रहता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो 4 एक्सपोनेंशियल 2, यानी कि 4 का स्क्वायर विच इज 16, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो आपका आ गया कितना, 16 इंटू 2, 32, ठीक है।
और 32 का फ्लोट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, डेसिमल्स वाली जो वैल्यू होती है उसको हम हटा देते हैं, फ्लोट इंटीग्रल यानी कि डबल स्लैश, तो डेसिमल वैल्यूज कंसिडर नहीं की जाती, तो 10 हो जाएगा एंड 10 प्लस 3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 13। ठीक है, फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल असाइनमेंट विल नॉट रेज एन एरर एंड विल स्टिल फॉलो पाइथन्स नेमिंग रूल। अब इसमें तुम्हारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ऑप्शन हो गया, तो वैसे तो जब भी तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो एलिमिनेट करने की कोशिश करो, तो तुम्हारा बी हो नहीं सकता, सी भी एरर दे देगा, डी भी एरर दे देगा, तो इसका ऑप्शन ए है। तो मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा, क्योंकि जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम दे रहे होते हैं तो उसमें एक चीज रहती है कि एक तो उसका नेम अंडरस्कोर ही इकलौता स्पेशल कैरेक्टर है जो हम यूज कर सकते हैं, और दूसरी कंडीशन ये रहती है कि वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आपका अंडरस्कोर से हटके इसमें आपने ये वाला यूज कर लिया तो ये भी एरर दिखा देगा, फॉर इक्वल टू 10 तो कुछ होता ही नहीं है, और नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं इस वाले में, फोर्थ क्वेश्चन में, कि व्हाट इज द आउटपुट फॉर दिस। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, एस इक्वल टू पाइथन प्रिंट एस, और फिर आपने स्लाइसिंग का यूज करा है। अब स्लाइसिंग में इसमें सिंपल चीज क्या बताई थी, स्लाइसिंग में मैंने स्टार्ट स्टेप स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे ओ सॉरी स्टार्ट स्टॉप स्टेप, तो इसमें स्टेप तो दे नहीं रखा है, तो इसमें स्टार्ट है और स्टॉप है। अब जो स्टार्ट का इंडेक्स है वो है -5, -5 का मतलब होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो वो पीछे से चलेगी, n -1 पे है, जीरो जो o है वो -2 पे है, h -3 -4 -5, तो y आपका -5 पे आ रहा है, तो स्टार्ट इंडेक्स तो इंक्लूड होता है, फिर आपका ये कहाँ तक जाएगा, y से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, तो 0 1 2 3 4 5, 5 आपका n पे आ रहा है ना, लेकिन 5 जो लास्ट इंडेक्स होता है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, तो आपका ये ओ पे ही खत्म हो जाएगा, तो ये आपका क्या आएगा, YTHO। ठीक है, समझ आया है तो वेल एंड गुड, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो आप एक बार उसमें कमेंट कर दे ताकि मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से समझा दूं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि तुम्हारा एक नेस्टेड लूप है, ठीक है, इसमें काउंट इक्वल टू 0 है। अब मैं तो इसमें एक चीज ये भी सजेस्ट करूंगा कि जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो एक बार खुद सोचो कि क्या आंसर होगा उसका, ठीक है, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती रहे, और जब नहीं हो पाए या फिर लास्ट में तुम्हें आंसर चेक करना है तब तुम वीडियो प्ले कर दो और फिर उसका आंसर देख लो। तो कंसिडर द नेस्टेड लूप, काउंट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये तुम्हारी पहली कंडीशन हो गई। फिर फॉर आई इन रेंज 3, तो अभी आई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 1 और 2, ये तीन वैल्यूज जाने वाली आई की। ठीक है, फिर आ रहा है फॉर जे इन रेंज आई। ठीक है, तो जे इन रेंज आई क्या है कि आपका अगर ऊपर फॉर आई इन रेंज था तो पहले आई की वैल्यू 0 थी, तो फिर 0 पे लूप चलेगा, तो लूप जाएगा ही नहीं क्योंकि जे की वैल्यू भी 0 है, आई की भी 0 है, और आई इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि रेंज में ब्रैकेट में जो इंडेक्स होता है उसको इंक्लूड नहीं करते हम, तो उस चीज को इंक्लूड नहीं करेगा तो वो लूप रन नहीं करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। फिर आई की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब आई की वैल्यू जब यहाँ पे 1 हो गई तो यहाँ पे रेंज जो फॉर लूप होगा वो जे इन रेंज आई। अब आई की वैल्यू तो 1 है यानी कि 1 को इंक्लूड नहीं करेगा बट एक बार तो रन करेगा, तो जे की वैल्यू 0 है, वो रन करेगा काउंट प्लस इक्वल टू जे। अभी जे की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो काउंट की वैल्यू दोबारा से 0 ही रह रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा उसमें। यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे जे है, यही इसका थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, तो इन्होंने क्या करा, काउंट प्लस इक्वल टू जे कर दिया, तो जे ही ऐड हो रहा है, तो काउंट के अंदर 0 ही वैल्यू रहने वाली है। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ये लास्ट लूप है क्योंकि 3 को वो इंक्लूड नहीं करने वाला, तो 2 जब आई की वैल्यू हो जाएगी तो जे इन रेंज 2, तो 2 को इंक्लूड नहीं करेगा यहाँ पे भी, तो वो 1 तक चलेगा, तो 0 में तो 0 ही वैल्यू रहेगी, और फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और फिर काउंट के अंदर स्टोर हो जाएगा 1, और लूप खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, फिर आ जाता है तुम्हारा व्हाट इज द आउटपुट फॉर दिस। अब इसमें ना एक क्वेश्चन है तो ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा, तुमने एक फंक्शन बनाया एफ, उसमें तुम्हारे दो पैरामीटर हो गए, एक हो गया ए, एक हो गया एल। ए जो है वो नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर है और एल जो है वो डिफॉल्ट पैरामीटर है। एल एक लिस्ट है जो कि हमने एक एम्प्टी लिस्ट ली है ना, ये एम्प्टी लिस्ट है तुम्हारी, ठीक है, और ए जो है वो एक डिफॉल्ट पैरामीटर है, और उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, एल डॉट अपेंड कर रहे हैं ए को, यानी कि जब फंक्शन को हम कॉल कर रहे होंगे और जो भी ए की वैल्यू देंगे हम, तो उस टाइम पे आपका जो ए होगा वो अपेंड हो जाएगा उस लिस्ट में, और हम उस लिस्ट को लास्ट में क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज में ना एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा
कि जब आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज और नॉन डिफॉल्ट वैल्यूज की हम बात कर रहे होते हैं तो नॉन डिफॉल्ट वैल्यूज हमेशा पहले आती है डिफॉल्ट वैल्यूज के। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू है इसके बाद ऐसा कोई पैरामीटर आ जाए जो कि नॉन डिफॉल्ट हो। अगर आप a = 10 करके ऐसे डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर नॉन डिफॉल्ट वैल्यू उसके बाद दे रहे हो तो वो एरर शो करेगा हमेशा। तो जो नॉन डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी वो हमेशा डिफॉल्ट वैल्यूज के पहले आएंगी। ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। फिर इन्होंने क्या करा, यहाँ पे प्रिंट हुआ है F1, यानी कि फंक्शन को हमने कॉल करा है, जो भी रिटर्न करेगा वो उसको प्रिंट करेगा, और 1 नंबर हमने पास करा है। तो 1 A की वैल्यू हो जाएगी। L तो आपका क्या है, L आपका एम्प्टी है क्योंकि वो डिफॉल्ट है, तो उसकी जरूरी नहीं है कि आप, मतलब आपका एम्प्टी लिस्ट हो गया तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके आर्ग्यूमेंट पास करो। तो L डॉट अपेंड आएगा आपका, आपने A करा यानी कि 1 अपेंड हो जाएगा, तो लिस्ट क्या हो जाएगी 1। ठीक है। दूसरे केस में जब हम दोबारा से f को कॉल करेंगे तो f2 हो गया। अब हमने जब a की वैल्यू 2 दी तो लिस्ट की दोबारा से वैल्यू एम्प्टी हो गई है। लिस्ट की वैल्यू अब 1 नहीं रही है, वो दोबारा से एम्प्टी हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कि पहले 1 रहा, उसके बाद जब हमने दोबारा से उस फंक्शन को कॉल करा 2 डाल के, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोबारा से एम्प्टी हो जाएगी, और फिर वो एल डॉट अपेंड 2 करेगा, और जब वो एल डॉट अपेंड 2 करेगा तो रिटर्न हो जाएगा एल। ठीक है। फिर तुम्हारा आता है 7th क्वेश्चन कि व्हाट इज द आउटपुट फॉर दिस। ये बहुत सिंपल है। ठीक है। टी इज इक्वल्स टू क्या है, टपल है, टी के फर्स्ट इंडेक्स पे जो कि होता है 2, उसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं 5। अब इसमें आएगा एरर। एरर क्यों आएगा, इसमें टाइप एरर आएगा। जो आपका जो आपका टपल होता है ना, वो टपल आपका होता है इम्यूटेबल। आप उसे चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने टपल बना दिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आपको या तो नया टपल बनाना पड़ेगा या उस टपल को किसी और चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिस्ट में, स्ट्रिंग में। आप, वैसे तो स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल ही होते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी म्यूटेबल डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो। ठीक है। फिर आ जाता है आपका 8th क्वेश्चन, विच प्रोड्यूसेस अ शैलो कॉपी ऑफ अ नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट की शैलो कॉपी का मतलब होता है कि आपने उसकी कॉपी करी। ठीक है। और कॉपी करने के बाद, नहीं, नेस्टेड लिस्ट की नहीं, अगर शैलो कॉपी की बात करें तो शैलो कॉपी का मतलब होता है कि आपने एक लिस्ट कॉपी करी। अब जो आपने उस लिस्ट को कॉपी करा है, अगर आप कोई चेंजेस करते हैं अपनी कॉपीड लिस्ट में तो वो ओरिजिनल लिस्ट में भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम। लेकिन जब नेस्टेड लिस्ट की बात आते हैं तो वैसे तो डॉट कॉपी फंक्शन आपका करता है कॉपी, ये जो शैलो कॉपी करता है कि आपका जो ओरिजिनल लिस्ट होगी उसे कॉपी कर देगा। और डॉट कॉपी अगर आपने यूज करा है तो कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते। अगर आपने कोई चेंज कॉपीड लिस्ट में करे हैं, यानी कि आपने कोई एलिमेंट चेंज करा है या कुछ भी करा है, तो वो चेंजेस ओरिजिनल लिस्ट में भी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। डीप कॉपी अलग हो गया आपका, लिस्ट स्लाइसिंग से यूज करोगे तब भी वही चीज होगी, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ये दोनों शैलो कॉपी के वो हो गए। लेकिन डीप कॉपी में क्या होता है, ये लिस्ट के अंदर लिस्ट, यानी कि जब नेस्टेड लिस्ट की बात चल रही होगी तब भी ये इस चीज का ध्यान रखेगा कि जो कॉपीड लिस्ट होगी उसमें अगर आप नेस्टेड लिस्ट के अंदर भी कोई वैल्यू चेंज कर रहे हैं तब भी वो ओरिजिनल लिस्ट में रिफ्लेक्ट ना करे। लेकिन अगर आप डॉट कॉपी या स्लाइसिंग का यूज करोगे तो उस केस में अगर नेस्टेड लिस्ट होगी तो वो दोबारा से, मतलब उसमें ओरिजिनल लिस्ट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं। ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आ, जब हम नेस्टेड लिस्ट की बात करते हैं दो केस होंगे, एक तो नेस्टेड लिस्ट होगा यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, एक होगा आपका नॉर्मल लिस्ट। ठीक है। तो जब नॉर्मल लिस्ट की बात हो रही है तब आप डॉट कॉपी यूज कर रहे हो या स्लाइसिंग यूज कर रहे हो, तब तो ये ठीक करते हैं कॉपी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपने, अगर जो कॉपीड लिस्ट है यानी कि आपने लिस्ट 1 डॉट कॉपी करा और इसे लिस्ट 2 के अंदर स्टोर करा, तो अगर कोई भी चेंज आप लिस्ट 2 के अंदर करोगे तो लिस्ट 1 में वो चेंज नहीं हो जाएगा। मान लो आपने लिस्ट 2 में सेकंड वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी, तो ऐसा नहीं होगा कि लिस्ट 1 में भी सेकंड वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और यही सेम चीज स्लाइसिंग में भी होती है। बट जब नेस्टेड लिस्ट की बात आती है तो लिस्ट के अंदर जब लिस्ट की बात हो रही है तो उस केस में ये नॉर्मल कॉपी करता है। मतलब अगर आपने कोई चेंजेस करे लिस्ट 2 में, नेस्टेड लिस्ट में, तो वो लिस्ट 1 में भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो उस चीज के लिए होता है डीप कॉपी। ठीक है। फिर आ जाता है व्हाट विल हैपन इन दिस, ट्राई एक्सेप्ट। ट्राई एक्सेप्ट हम कहाँ यूज करते हैं, जब भी एरर रेज हो रहा होता है, जब भी एरर की बात आ रही होती है तब हम ट्राई एक्सेप्ट यूज करते हैं। कि अगर हमें डाउट होता है कि एरर आ सकता है तो ट्राई
प्रिंट 10 डिवाइड बाय 0। अब ये जीरो डिवीजन एरर है। जीरो डिवीजन एरर का मतलब है ये इनफाइनाइट हो गया, तो ये तो आपका इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब ये तो रन ही नहीं कर सकता ना। इसकी वैल्यू क्या दोगे आप? 10 डिवाइड बाय 0 की वैल्यू क्या होगी? 0.0000 कितनी भी जाती जाएगी। ठीक है, तो इसमें आता है जीरो डिवीजन एरर। तो ट्राई आपने करा, ट्राई में अगर कोई भी एरर आता है, रन टाइम एरर आता है, तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक में हो जाएगा। और एक्सेप्ट ब्लॉक में अगर जीरो डिवीजन एरर है तो वो रेज करेगा फाइल नॉट फाउंड एरर, रॉन्ग फाइल। तो ये हम अलग एरर को रेज कर रहे हैं। तो एरर रेज कैसे करते हैं वो चीज मैंने इसमें इसमें इजीली क्लियर हो जाएगी तुम्हारी, कि अगर तुम्हें एरर रेज करना है, यानी कि तुम्हें एरर दिखाना है कि भाई मेरे को नया एरर क्रिएट करना है, तो तुम रेज करोगे कीवर्ड का यूज, और फाइल नॉट फाउंड एरर जैसे इसमें रेज करा है, रॉन्ग फाइल आपने मैसेज डाल दिया। लेकिन ये कब होगा? जब जीरो डिवीजन एरर होगा। अगर जीरो डिवीजन एरर नहीं चाहिए तो एज एक्सेप्ट, एक्सेप्शन एज ई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो आंसर होगा वो होगा बी, फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन ये है रिजेक्ट्स का। ये मैं सोच रहा था कि इस पे थोड़ी डिटेल वीडियो बना दूं, लेकिन अभी मैं इस एक्सप्रेशन को समझा देता हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। यूनिट 6 में जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसमें आपकी ये चीज आती है। ठीक है, तो इसमें ये जो है आपका, जिसे आप बोलते हैं कि पावर का साइन होता है, बट ये पावर का साइन नहीं है जब पाइथन की बात हो रही है। तो ये इस साइन का मतलब होता है स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल होगी। फिर पहला कैरेक्टर क्या बोल रहा है कि ए टू जेड कैपिटल में या स्मॉल में ए टू जेड आ सकता है। और फिर ए टू जेड, दूसरे वाले की बात हो रही है, ए टू जेड या 0 to 9, यानी कि अल्फाबेट, कैपिटल, स्मॉल या फिर नंबर, और फिर रेंज। ठीक है, और फिर डॉलर साइन। तो यहाँ पे जब आपने 5 कॉमा लिखा तो एटलीस्ट 6 कैरेक्टर आएगा, यानी कि इसके बाद वाला 6, इसके बाद कौन सा? अगर यहाँ 7 होता तो एटलीस्ट 8 होता। ठीक है, तो ये आ रहा है यूजर नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, लेटर से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल ए या स्मॉल ए टू जेड के बीच में कोई भी, यानी कि वो लेटर हो गया। एंड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, 5 कॉमा, यानी कि उसकी जो लिमिट है एटलीस्ट वाली वो उसके अगले वाले नंबर की, यहाँ 6 होता तो 7, एटलीस्ट 7। तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर यूजर नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फा न्यूमेरिक, वो भी नहीं है, सिर्फ लेटर की बात हो रही है। मस्ट एंड विद डिजिट, डिजिट से एंड नहीं हो रहा है, ये ए टू जेड या ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। यूजर नेम मे स्टार्ट विद अंडरस्कोर। ठीक है, तो वो चीज भी नहीं है। हाँ, तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए आपके एमसीक्यू के। ठीक है, तो अगर किसी भी टॉपिक में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप एक वो बता देना कि हाँ इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, वो कमेंट में लिख देना, तो मैं उस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक चले जाएंगे। और हम इस प्रैक्टिस पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक आपका एमसीक्यू सेक्शन हो गया, एक आपका प्रोग्रामिंग सेक्शन हो गया। तो प्रोग्रामिंग सेक्शन की वीडियो अलग डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो भी काफी लंबी हो गई है। अब इसमें जो सेक्शन बी है जो कि प्रोग्रामिंग का है, उसमें हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन है क्या क्या। ठीक है, जो हम करने वाले हैं, तो राइट अ रिकर्सिव फंक्शन दैट टेक्स अ नेस्टेड लिस्ट ऑफ आर्बिट्ररी डेप्थ एंड रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स प्रेजेंट एनीवेयर इनसाइड इट। क्वेश्चन देख के तो डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन करके कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि एंसर में सिंपल आने वाले भी नहीं है तुम्हारे। तो तुम्हारा ये जो रिकर्सिव फंक्शन का एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें तुम्हें एक नेस्टेड लिस्ट दी जाएगी इस तरह से 1, 2, देखो जैसे 1, 6 एक तुम्हारी लिस्ट हो गई, उसके अंदर 2, 5 उसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट है, उसके अंदर एक और नेस्टेड लिस्ट है 3, 4। ठीक है, तो इस तरह की लिस्ट होगी और तुम्हें हर एक एलिमेंट को ऐड करते जाना है और तुम्हें सम ऑफ एलिमेंट्स देने यूजिंग रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन आपका होता है कि जब आपका कोई फंक्शन होता है और आप उस फंक्शन के अंदर ही उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और ये एज अ लूप वर्क करने लग जाता है, तो उस प्रोसेस को आप रिकर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से आपको क्या करना है, आपको इसका सम ढूंढना है, हर एक एलिमेंट का सम ढूंढना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम ये करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपका फाइल हैंडलिंग और ऊप से आ जाएगा कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड फाइल हैंडलिंग टू मैनेज सिंपल बुक रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक आपको बुक रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला टाइप कुछ बनाना है। तो ये एज अ प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है तुम्हारा, हालांकि कोड अच्छा रहने वाला है इसका। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, बोल रहा है कि एक क्लास बनानी है आपको बुक, जिसमें आप टाइटल और ऑथर लोगे, तो ये इनिट कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप इनिशियलाइज कराने वाले हैं इसमें। फिर आपका एक क्लास बनेगी लाइब्रेरी। ठीक है, तो दो क्लास बन रही है इसमें, एक क्लास लाइब्रेरी हो गई, एक क्लास बुक हो गई। क्लास बुक में आप इनिट कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे और उसमें टाइटल और ऑथर ले लोगे। ठीक है,
फिर एक क्लास बनाओगे आप लाइब्रेरी, उसमें मेथड्स होंगे आपके लोड, बुक्स, और आप फाइल नेम दोगे, जैसे आपका बुक डॉट टीएक्सटी हो गया या फिर आपका टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी हो गया, और उसमें हर लाइन में इस तरह से होगा कि बुक का टाइटल होगा, कॉमा, ऑथर होगा, ठीक है। और आपको ये रीड करना है, क्रिएट्स बुक ऑब्जेक्ट्स एंड स्टोर्स देम इन अ लिस्ट। और ये बुक्स के ऑब्जेक्ट्स को आपको क्रिएट करना होगा, मतलब जो आपकी बुक क्लास होगी ये वाली, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और उसके ऑब्जेक्ट की आपको लिस्ट बनानी होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं कि ओबीजे या फिर ऑब्जेक्ट का नाम और इक्वल टू क्लास का नाम, और ब्रैकेट में अगर पैरामीटर है तो वो देना है, वरना खाली पैरामीटर यानी कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर आपने लिए हैं तो, ठीक है। तो आपको बुक की ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनानी होगी और उसे एज अ लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर करना होगा। फिर एक और फंक्शन आपको बनाना है सेव बुक्स के नाम पे, जिसमें आप सारे बुक्स को किसी और फाइल में, जैसे आउटपुट डॉट टीएक्सटी हो सकती है या फिर फाइनल डॉट टीएक्सटी हो सकती है, उसमें आप राइट करोगे। तो इसमें आप रीड कर रहे हो, आप इसमें राइट कर रहे हो, तो ये आपका फाइल हैंडलिंग का भी कवर कर लेगा, उसके कंसेप्ट भी कवर हो जाएंगे। और इसमें आपको एरर भी देखना है कि एरर ना आए, तो आपको उसके लिए ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करना है कि अगर फाइल नहीं मिलती है तो उस एरर को आप हैंडल कर पाओ, ठीक है। तो जैसे आपकी इनपुट फाइल है, तो आपको अलग फाइल बनानी है। अब ये चीज आपको लगेगा कि आउटपुट और इनपुट सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, ठीक है। अगर आपका इनपुट ये है तो ये बुक्स डॉट टीएक्सटी में, ये डेटा आप किसी और नई टेक्स्ट फाइल में डाल रहे हैं, यानी कि आप एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आप ये डेटा डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, जैसे इसमें कोई ट्रेलिंग स्पेसेस होंगी, स्टार्टिंग में आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे दी है या लास्ट में एक्स्ट्रा स्पेस दे दी है, तो वो चीजें आप हटा सकते हैं। कुछ और आपके एरर वगैरह है कि फाइल नहीं मिल रही है, तो उस चीज के लिए हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह से कॉपी हो जाएगा, कि आपको एक फाइल से दूसरी फाइल में टेक्स्ट कॉपी करना है, इसी फॉर्मेट में, टाइटल एंड ऑथर, ठीक है। तो दोनों प्रोग्राम इंटरेस्टिंग है। हम धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस पेपर हमारे नए नए आएंगे, जैसे ये प्रैक्टिस पेपर 1 है, तो इसका लेवल फिर भी सिमिलरली औरों के कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। लेकिन जैसे जैसे नए नए प्रैक्टिस पेपर आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो हम धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी टॉपिक में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दो, ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाल दे, ठीक है।